शैक्षिक नवाचारी संवाद की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम चलते हैं हिंदी की क्लास में। इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे सहयोगी टिहरी से सरोज बाला मैम को। मैम, माइक ओवर टू यू। थैंक यू सर। तो आज की शैक्षिक नवाचारी संवाद की ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का विषय है हमारा हिंदी और मैं आपके बीच में सरोज बाला सेमवाल, प्रधान अध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय भैंचारो, नयननगर, टिहरी गढ़वाल से हूँ। आज का प्रकरण है बेटा, आज का टॉपिक जो हमने लिया है वो है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हेतु सैंपल पेपर। तो इस सैंपल पेपर में आज जो है विषय हिंदी में आज की क्लास में प्रतियोगी परीक्षाओं से पूर्व की तैयारी, अपठित गद्यांश और उसकी प्रश्नोत्तरी 28 मार्च 2022 को आपके लिए लेके आए हैं। तो ये अपठित गद्यांश है बेटा, जो नवोदय विद्यालय से संबंधित या कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें जो अपठित गद्यांश आते हैं उनमें से 2 गद्यांश आपके लिए लिए गए हैं। तो इस गद्यांश के लिए आपका जो निर्देश है वो इस तरह से है। इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं, प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिसकी क्रम संख्या A, B, C, D हैं। इनमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR सीट जो आपको मिलती है उसकी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो आपने जो आपको शीट मिलती है उसमें इन प्रश्नों के उत्तर गोला लगाकर शीट पर देने हैं। तो आपका जो पहला अनुच्छेद है बेटा वो इस तरह से है। व्यायाम से मानसिक तनाव और थकान मिटती है, शरीर का रक्त शुद्ध हो जाता है तथा पूरे शरीर में ताजगी आती है। व्यायाम यदि खुले स्थान में या किसी पार्क में किया जाए तो अधिक लाभ मिलता है। फेफड़ों को शुद्ध वायु तथा पेशियों और अस्थियों को ताकत मिलती है। शरीर का दर्द और ऐंठन मिट जाती है। ज्ञानेंद्रियों में सजगता आती है। शारीरिक दुर्बलता और सुस्ती समाप्त हो जाती है। इस तरह व्यायाम के प्रभाव से शरीर में नवजीवन का संचार होता है। बूढ़े और बीमार लोग भी अपने भीतर स्फूर्ति का अनुभव करने लगते हैं। बूढ़े और अशक्त लोगों के लिए प्रातः सायं तेज चाल में टहलना एक अच्छा व्यायाम हो सकता है। बच्चे और युवा दौड़ लगा सकते हैं या दंड बैठ कर सकते हैं। साइकिल चलाना, तैरना, मुगदर उठाना, गोला फेंकना, भाला फेंकना आदि व्यायाम के विभिन्न रूप हैं। तो बेटा आपने देखा होगा कि शैक्षिक नवाचारी संवाद टीम के द्वारा आपको रोज प्रातः काल के लिए एक व्यायाम या योगासन दिया जाता है, जिसको आप जब आप घर में थे कोरोना काल के टाइम पे तब आप लोग घर से कर रहे थे और आजकल आप लोग सभी सुबह के टाइम वो व्यायाम कर रहे होंगे। तो आपने महसूस किया होगा कि जब आप व्यायाम करते हो तो आपके शरीर में ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव होने लगता है। एक चुस्ती फुर्ती सी हमारे शरीर में आ जाती है और इनसे हमें व्यायाम से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं और इन व्यायाम को करके आप लोग ताजगी का अनुभव करते हैं। तो बेटा अब आपने इस पैराग्राफ को अगर ध्यान से सुना होगा, पढ़ा होगा,
मेरे साथ दोहराया, एक बार फिर से आप इस पैराग्राफ को दोहराएंगे, मतलब इस पर उंगली रखेंगे अपने जो शीट आपको दिखाई दे रही है, और इसको ध्यान से एक बार और सुन लीजिए और उसके बाद आपने इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। व्यायाम से मानसिक तनाव और थकान मिटती है, शरीर का रक्त शुद्ध हो जाता है और पूरे शरीर में ताजगी आती है। व्यायाम यदि खुले स्थान में किसी पार्क में किया जाए तो अधिक लाभ मिलता है। फेफड़ों को शुद्ध वायु और पेशियों और अस्थियों को ताकत मिलती है। देखो, आपने देखा होगा कि जब हम शुद्ध हवा में रहते हैं तो हमें सांस लेने में परेशानी नहीं होती है। यदि हमें बंद कमरे में कर दिया जाए, घुटन भरे स्थान में रखा जाए, तो हमें थोड़ी सी सांस लेने में परेशानी होती है। तो बेटा, इसीलिए कहा जाता है कि हम जब कोई भी योगासन करें तो खुली जगह पर उसे करें। शरीर का दर्द और ऐंठन मिट जाती है। ज्ञानेंद्रियों में सजगता आती है। सजगता से मतलब क्या है? स्फूर्ति से है इसका मतलब यहाँ पर। शारीरिक दुर्बलता और सुस्ती हमारी समाप्त हो जाती है। इस तरह व्यायाम के प्रभाव से शरीर में नवजीवन का संचार होता है। नवजीवन का संचार से मतलब है कि हमें ताजगी महसूस होती है। बूढ़े और बीमार लोग भी अपने भीतर स्फूर्ति का अनुभव करते हैं, मतलब ताजगी का अनुभव करते हैं। बूढ़े और अशक्त लोगों के लिए प्रातः सायं तेज चाल में टहलना व्यायाम अच्छा हो सकता है। अब देखो, कहते हैं ना कि जब आदमी बुजुर्ग होता है तो कई जगह दर्द बताता है या अकड़न बताता है, तो तेज तेज टहलना इस चीज के लिए बहुत अच्छा व्यायाम माना जाता है। टहलना भी एक प्रकार का व्यायाम है। बच्चे और युवा दौड़ लगा सकते हैं। जो लोग जवान हैं वो दौड़ लगा सकते हैं, बच्चे भी दौड़ लगा सकते हैं और आवाज नहीं आ रही। कर सकते हैं। बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। मेरी आवाज आ रही है सर? जी, कंटिन्यू करिए मैम। जी। साइकिल चलाना, तैरना, मुगदर उठाना, गोला फेंकना, भाला फेंकना आदि व्यायाम के विभिन्न रूप हैं। तो हम कितनी तरह के व्यायाम करते हैं। देखो बेटा, कि हम साइकिल चलाते हैं तो उससे भी हमारी मांसपेशियां मतलब हिलती डुलती हैं, और वो साइकिल चलाना भी एक प्रकार का व्यायाम है। तैरना, मुगदर उठाना और गोला फेंकना, भाला फेंकना, ये सब भी व्यायाम के ही रूप हैं। अब आपने ये देखना है कि इसमें कुछ आपसे प्रश्न पूछे गए हैं जो इसी गद्यांश से संबंधित है, और आपने इन प्रश्नों का उत्तर देना है। लेकिन सारे बच्चे एक साथ नहीं बोलेंगे। हैंड रेस कीजिएगा तो सर आपका नाम लेके बोल देंगे, वही बच्चा उत्तर देगा। सभी बच्चे एक साथ उत्तर नहीं देंगे, ऐसे में क्लास डिस्टर्ब हो जाती है बेटा। तो अब जिनसे सर पूछेंगे वही उत्तर देंगे, और मैं यहाँ से प्रश्न कर रही हूँ। व्यायाम से दूर होती है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। हाँ बेटा, पहले आप लोग, बेटा आप सभी बच्चों को सुनने दीजिए। इसके 4 ऑप्शन जो हैं सभी बच्चों को सुनने दीजिए, और उसके बाद हैंड रेस कीजिएगा तो सर आपसे पूछेंगे, तब आप उत्तर दीजिएगा। बाकी आप चैट बॉक्स में भी उत्तर लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जो बच्चे अभी अनम्यूट नहीं है, आज के रिस्पोंडेंट हमारे 5-6 बच्चे हैं, वही बच्चे क्रम से अच्छे से जवाब देंगे। जैसे मैम ने कहा कि प्रश्न को पूरा सुन लीजिएगा आप। जैसे कि प्रश्न है, व्यायाम से दूर होती है, तो क्या दूर होती है बताओ बच्चों। जब हम कहेंगे तो तब आपको उत्तर देना है, वो आराम से, ठीक है। लेकिन बेटा आप एकदम से नहीं बोलेंगे, पहले सभी बच्चों को, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते ना बेटा, तो सभी बच्चों को आप ऑप्शन सुनने दीजिए। उसके बाद सर जिसको कहेंगे, आप लोगों ने हैंड रेस किए होंगे तो या आप अनम्यूट होंगे तो सर अपने आप आपसे पूछेंगे, आप लोग उत्तर दीजिएगा, ठीक है। तो व्यायाम से दूर होती है, क्या दूर होती है? तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास। ताजगी, ताकत, स्फूर्ति या थकान, क्या दूर होती है? अब आप हैंड रेस कीजिए और उत्तर बताइए। हाँ, जो रिस्पोंडेंट है बता एक एक करके। शाबाश, वेरी गुड। कोई बच्चा बोल रहा है थकान, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। आपका दूसरा प्रश्न है बेटा, ज्ञानेंद्रियों में शामिल नहीं है।
प्रश्न को ध्यान से सुनिए बेटा, ज्ञानेंद्रियों में शामिल नहीं है कान, नाक, आंख और हाथ। हाँ हाथ। वेरी गुड। कौन बच्चा बोल रहे हैं? आपका नाम क्या है बेटा? आपका नाम क्या है बेटा? वेरी गुड, आप सही जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब आपने गद्यांश को ध्यान से पढ़ा है। ठीक है बेटा। अब देखिए, अगला प्रश्न है आपके लिए। बूढ़े और अशक्त लोगों के लिए अच्छा व्यायाम है। अब इसके ऑप्शन है, देखिए आपके पास, तैरना, तेज चाल, एक है तैरना, दूसरा है तेज चाल, तीसरा है दंड बैठक और चौथा है मुद्गर उठाना। अब आप देखिए, बूढ़े और जो कमजोर लोग होते हैं उनको कौन सा व्यायाम इसमें से करना चाहिए? बताइए, उत्तर बताइए। वेरी गुड, शाबाश। इसका आंसर होगा तेज चाल। तेज मुद्गर चाल। नहीं, आप एक साथ सारे बच्चे बोल रहे हो बेटा, ऐसे नहीं बोलेंगे। केवल एक बच्चा आंसर देगा। आप मुद्गर उठाना भी बोल रहे हो और तेज चाल भी बोल रहे हो। इसमें से सही कौन सा है बताइए? तेज चाल। वेरी गुड, तेज चाल। इसका आंसर होगा तेज चाल, क्योंकि बूढ़े लोग मुद्गर नहीं उठा सकते, भारी चीज नहीं उठा सकते। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए बेटा, आपका अगला प्रश्न है, शारीरिक दुर्बलता समाप्त होती है। शारीरिक दुर्बलता किस चीज से समाप्त होती है ये आपको बताना है। सुस्ती से, थकान से, व्यायाम से या बीमारी से। दुर्बलता का मतलब है कमजोरी। अब आप बताइए, शारीरिक कमजोरी किस चीज से दूर होती है? मैम व्यायाम से। वेरी गुड, शाबाश बेटा, बहुत सुंदर। व्यायाम से। किससे दूर होती है? व्यायाम से। गुड। अब देखिए बेटा, आपका अगला प्रश्न है, सही संबंध है। आपको ये बताना है कि किसके साथ, जैसे दो आपको दिए हुए हैं, संबंध बना के दिए हुए हैं। मैं उन चारों संबंधों को पढ़ रही हूँ, आपने बताना है इनमें से कौन सा संबंध सही है। बूढ़े मुद्गर, बूढ़े मुद्गर, बच्चे दौड़, असक्त दंड बैठक और युवा टहलना। इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है ये आपको बताना है। बताइए कौन सा इसमें सही ऑप्शन है? बच्चे दौड़। वेरी गुड, शाबाश बेटा। इसमें सही ऑप्शन है बच्चे दौड़, क्योंकि देखो, बूढ़े मुद्गर नहीं उठा सकते, अशक्त लोग दंड बैठक नहीं कर सकते और युवा लोग टहलना, मतलब टहलना सभी कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे सही ऑप्शन कौन सा है? बच्चे और दौड़, क्योंकि बच्चे दौड़ अच्छे से लगा सकते हैं, है ना। अब देखिए बेटा, आपने ये जो पैराग्राफ या गद्यांश पढ़ा है, इसको आप आज घर में दोबारा से पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपको स्लाइड के रूप में दे दिया जाएगा, आपके ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। आप इसको लिखेंगे भी, क्योंकि अभी कोविड काल के दौरान आप लोगों के लिखने की प्रैक्टिस काफी कम हो चुकी है। इसके कठिन शब्द भी आप लोग लिखेंगे और जो इसमें प्रश्न उत्तर हैं, इन प्रश्न उत्तरों को भी आप लोग कॉपी में करेंगे। ठीक है बेटा। अब आपके लिए एक छोटा सा दूसरा गद्यांश आया है। इस गद्यांश को पहले हम लोग ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। तो देखिए बेटा, भोजन के अवयव। अब आपको पता है ना कि हम लोग रोज भोजन खाते हैं। हम दिन में कितनी बार भोजन करते हैं? लगभग 3 बार। वेरी गुड। तो हम 3 बार भोजन करते हैं। हम क्यों भोजन करते हैं बेटा? क्यों करते हैं हम भोजन? शरीर को ऊर्जा और ताकत देने के लिए, है ना। तभी तो हम सारे कार्य कर पाते हैं। तो बेटा, अब ये भोजन से संबंधित जो आपका पैराग्राफ है, इसको आप देखेंगे, इस गद्यांश को मेरे साथ आप भी अपने, जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है उस पर उंगली रखेंगे और साथ में मन में बोलेंगे। ये नहीं कि आप आवाज करें बहुत सारी। तो देखिए बेटा, भोजन के अवयव से शरीर को हमेशा ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा का मतलब है कार्य करने की शक्ति जो हमें मिलती है, वो किससे मिलती है? भोजन से। शरीर की वृद्धि, मरम्मत और तापमान बनाए रखने में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आवश्यकता मतलब जरूरत।
ऊर्जा भोजन के अवयवों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, अपघटन से प्राप्त होती है। इसके अलावा भी कई अन्य पदार्थों की जरूरत हमारे शरीर को होती है। वो पदार्थ कौन से हैं? जैसे पानी, लवण, विटामिन आदि। पाचन क्रिया द्वारा इन सभी पोषक तत्वों की मात्रा हमारे रक्त में बनी रहती है। इसकी आपूर्ति शरीर के कोशिकाओं की जरूरत के आधार पर होती है। आपूर्ति मतलब जो हमें जरूरत है उसको पूरा करना। भोज्य पदार्थों में उपस्थित ग्लूकोज, नमक, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत लगभग सभी कोशिकाओं को होती है। यदि रक्त में इसकी मात्रा निश्चित मात्रा से कम हो जाए तो इनकी सूचना मस्तिष्क को पहुंच जाती है और मस्तिष्क की सूचना से आमाशय की दीवारों में संकुचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिससे हमें भूख का एहसास होता है। तो बेटा, अगर आपने ध्यान से ये पैराग्राफ सुना है और समझा है, प्रक्रिया बोलते हैं किसी भी कार्य का लगातार चलना, या प्रक्रिया मतलब शुरुआत उसकी हो चुकी होती है। अब देखिए बेटा कि आपके पास इस ध्यान से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। ऊर्जा की आवश्यकता के लिए होती है, किसके लिए होती है ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, शरीर की तापमान और वसा। इनमें से ऊर्जा की आवश्यकता किस चीज के लिए होती है? आप लोग हैंड रेज करके बता सकते हैं। मैम प्रोटीन के लिए। तापमान। क्या कहा बेटा? शरीर की तापमान। वेरी गुड, शाबाश। शरीर के तापमान के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता किस लिए होती है? शरीर के तापमान के लिए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब देखिए दूसरा प्रश्न है आपका, भोजन के अवयवों के अपघटन से प्राप्त होती है। क्या चीज प्राप्त होती है? भोजन के अवयवों के अपघटन से प्राप्त होती है। क्या चीज प्राप्त होती है? अब आपके पास 4 ऑप्शन है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऊर्जा और उपयुक्त सभी। मैम ऊर्जा। मैम ऊर्जा। अच्छा, आप लोगों ने पैराग्राफ ढंग से सुना बेटा? देखिए मैं आपको दोबारा से पढ़ के बताती हूँ। देखो बेटा, ऊर्जा भोजन, इसी पैराग्राफ को देखो ऊपर, ऊर्जा भोजन के अवयवों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के अपघटन से प्राप्त होती है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बेटा इसमें? उपयुक्त सभी। वेरी गुड, शाबाश। इसका मतलब आपने थोड़ा सा पैराग्राफ ध्यान से नहीं सुना था। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर ये होगा उपयुक्त सभी। यानी कि भोजन के जो अवयव हैं उनके अपघटन से प्राप्त होते हैं हमें कार्बोहाइड्रेट के, ऊर्जा के, प्रोटीन के, मतलब ये सभी चीजें जरूरी हैं। इसलिए इसमें आंसर आएगा आपका उपयुक्त सभी। अब देखिए आपका अगला प्रश्न है बेटा, पाचन प्रक्रिया से पोषक तत्व जमा होता है। अब आपने देखना है कि ये पोषक तत्व कहाँ जमा होता है? पेट में, रक्त में, मस्तिष्क में या आमाशय में? रेस कीजिए और आंसर बताइए बेटा। चैट बॉक्स में भी आप आंसर लिख सकते हैं। मैम रक्त में। वेरी गुड, शाबाश। रक्त में कहाँ होता है? रक्त में, ठीक है। वेरी गुड, शाबाश बेटा, शाबाश। अगला प्रश्न देखिए, कोशिकाओं को पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है। अब देखिए बेटा, कोशिकाओं को पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है। कहाँ से होती है? अब आपने ये बताना है, रक्त के द्वारा होती है या मस्तिष्क द्वारा होती है या आमाशय द्वारा होती है या शरीर द्वारा होती है? बताओ। शरीर द्वारा। शरीर द्वारा। शरीर द्वारा। मैम शरीर द्वारा। को
एक बार आप फिर से देखिए बेटा, कोशिकाओं को पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है। मैम रक्त द्वारा। मस्तिष्क द्वारा। जी शाबाश, रक्त द्वारा होती है बेटा, क्योंकि पोषक तत्व रक्त में मिक्स हो जाते हैं और उसके बाद वहीं से वो कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। ठीक है बेटा। अब अगला प्रश्न देखिए बेटा, हमें भूख का एहसास से होता है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है बेटा, शरीर का संकुचन, रक्त की कमी, नमक की कमी या आमाशय की सिकुड़न। हमें भूख का एहसास कब होता है? इनमें से क्या चीज सही है ये आपको बताना है। रक्त की कमी। मैम रक्त की कमी। नहीं बेटा, आपने मैम पहले नमक की कमी। नहीं बेटा, आप तो ऐसे सारे ऑप्शन बोल रहे हो। मैम शरीर का संकुचन। नहीं, देखिए आप लोग फिर से पैराग्राफ देखिए। मैम यहाँ देखिए, हाँ देखिए बेटा, यहाँ मस्तिष्क की सूचना से आमाशय की दीवारों में संकुचन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, जिससे हमें भूख का एहसास होता है। तो क्या आ रहा है? आमाशय की दीवारों में संकुचन की प्रक्रिया। क्या चीज है? आमाशय की सिकुड़न, संकुचन, आमाशय की संकुचन। हाँ, ये सिकुड़न जिसको बोल रहे हैं, इससे हमारी क्या होती है? भूख का हमें एहसास होता है। ठीक है, तो बेटा आपने अब इस पैराग्राफ को भी, इस गद्यांश को अपनी जो आपकी अभ्यास पुस्तिका है उसमें लिखना है। इसमें जैसे कठिन शब्द आए हैं, जैसे भोजन हो गया आपका, अवयव हो गया, शरीर हो गया, ऊर्जा हो गया, प्राप्त हो गया, वृद्धि, मरम्मत, तापमान, ऐसे जो आपके कठिन शब्द हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अपघटन, अवयव, इन शब्दों को आपने कॉपी में लिखना है। और जो शब्द आपको लिखने में दिक्कत होती है उनको आप कम से कम 10 बार लिखेंगे। ठीक है बेटा, और पैराग्राफ को भी, इस गद्यांश को भी कॉपी में लिखेंगे। और उसके बाद आपसे जो 4 प्रश्न पूछे गए हैं, इन चारों पांचों प्रश्नों के उत्तर आप कॉपी में लिखेंगे। तो आपने इतनी देर तक बहुत ध्यान से कक्षा को सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। अब इस थैंक यू काम मैम, को आप थैंक यू अपनी सो कॉपी में मच। करेंगे और अब हम और चलते हैं वहां अगले पे सेशन की ओर। ग्रुप में शेयर करेंगे। थैंक धन्यवाद मैम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सरोज बाला मैम। अब हम चलते हैं आगे। हिंदी विषय के हम कुछ और टॉपिक्स लेके आए हैं। इसमें हम चलते हैं पौड़ी की ओर। वहां से हमारी सहयोगी मोनिका रावत मैम हैं। वेलकम मैम, माइक ओवर टू यू। आभार सर जी। प्यारे बच्चों, शुभ संध्या सभी को। हिंदी के प्रथम सत्र में आपने अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ा। तो बच्चों, अपठित गद्यांश के साथ साथ आपके पास जो होते हैं, हिंदी व्याकरण भी आती है। और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम आपके पास 3 प्रकरण लेके आए हैं: मुहावरे, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। तो पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं आपके उत्तराखंड राज्य के एक जनपद है पौड़ी गढ़वाल, आपने नाम सुना होगा। मैं वहां से थलीसैन ब्लॉक से राजकीय प्राथमिक विद्यालय पैठानी में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। तो आज मैं आपके सामने प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो प्रश्न आते हैं हिंदी भाषा से, उनको कैसे हल किया जाता है और किस तरह के प्रश्न आते हैं, ये आपको बताए जाएंगे। तो इन प्रकरण में सबसे पहले हम लेंगे मुहावरे। तो बच्चों, अभी पहले प्रथम सत्र में आपने देखा कि अपठित गद्यांश में, अपठित गद्यांश मतलब जो आपने पढ़ा नहीं होता है। अगर अभी कुछ बच्चों ने जवाहर का परीक्षा का आवेदन किया होगा तो उसमें जो है केवल अपठित गद्यांश ही आते हैं, लेकिन अपठित गद्यांश के साथ साथ प्रश्नों में आपसे व्याकरण भी पूछी जाती है।
या फिर कुछ बच्चों ने भी, जिन्होंने राजीव गांधी का पेपर, नवोदय का पेपर दे दिया होगा, तो उन्होंने देखा होगा कि हिंदी व्याकरण में कई चीजें पूछी जाती हैं, जिनमें से आज मैं 3 चीज लेके आई हूँ: मुहावरे, पर्यायवाची और विलोम शब्द। तो जैसे कोई अपठित गद्यांश है, उसमें इस तरह का कोई वाक्य आ जाता है कि किसी भी नाम को लेकर के कि मोहन ने अंगूठा दिखाया, तो अब आप ये देखेंगे कि ये क्या है, एक मुहावरा है और इससे आपके प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, तो मुहावरे जो है आप कक्षा 3 से पढ़ते हुए आ रहे हैं और आगे भी आप पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरे जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं वो आपके सामने रख रही हूँ। बच्चों, हमें ये ध्यान देना होता है प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा, ये जो हमारी ये प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इसमें जो है आपको लिखने को नहीं होता है, आपके पास OMR सीट होती है, जिसको कैसे भरा जाता है ये हमारे इसी ऑनलाइन शिक्षण में आपको एक दिन बताया जाएगा। तो आपके पास एक प्रश्न होता है, उसके 4 विकल्प होते हैं। तो क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको सही उत्तर आता है लेकिन वो गलत भी करके आ जाते हैं, थोड़ी सी लापरवाही हो सकती है या जल्दबाजी हो सकती है या थोड़ा तैयारी की कमी हो सकती है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम उत्तर हम जानते हैं सही, तो हमें सही विकल्प में ही उसको गोला करना है। तो पहला मुहावरा है हमारे पास, अंगूठा दिखाना का अर्थ है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए, अंगूठा दिखाना। इसके जो 4 विकल्प होते हैं, चारों आपस में मिलते जुलते होते हैं, तो हमें थोड़ा दिक्कत आ जाती है कि सही उत्तर क्या होगा। आपको जो सबसे उपयुक्त उत्तर होता है, सही उत्तर होता है, वो ही चुनना होता है। तो अंगूठा दिखाना का अर्थ है इनकार करना, मजाक उड़ाना, प्रसन्नता प्रकट करना, और लास्ट विकल्प इसमें दिया है नृत्य की एक मुद्रा। तो इन सारे विकल्पों को देखकर तो हमें इनकार करना। वेरी मैम, गुड, इनकार वेरी गुड बेटा, इनकार करना। अंगूठा दिखाना होता है इनकार करना, लेकिन आजकल तुम देखते होंगे हम मजाक उड़ाने के लिए भी अंगूठा दिखा देते हैं, कभी कभी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए लाइक हम देते हैं तो उसमें भी कर देते हैं, लेकिन इसका उपयुक्त उत्तर आपको बताना है। ठीक है, तो अंगूठा दिखाना का अर्थ है इनकार करना। बहुत अच्छा बच्चों, आपने अच्छा उत्तर दिया। अब इसी तरह से हमारे पास दूसरा मुहावरा है। मुहावरा का मतलब होता है कि बिल्कुल जो कहीं भी बात है उसका उसको विस्तृत ना करके एक हम उस एक व्यक्ति उसमें क्या कहते हैं वाक्य में दे दें। उल्लू सीधा करना का अर्थ है, पहला विकल्प है आपके पास ठगना, दूसरा है उल्लू पालना, तीसरा है खुशामद करना, और चौथा है अपना काम निकालना। मैम, तो अपना काम निकालना। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। इसका मतलब आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो और प्रतिदिन आप इन कक्षाओं को ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, अब है आंखों का तारा होना। आंखों का तारा, अब देखो इसके जो 4 विकल्प हैं बहुत मिलते जुलते विकल्प हैं। बहुत सारे तारे दिखना, दूसरा विकल्प हमारे पास है, वो पहले विकल्प सुन लो बेटा, क्योंकि कुछ बच्चों को तो आता होगा, कुछ को नहीं आता होगा, तो जो जिनको नहीं आता है उनको, अगर वो सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे तो उनको भी आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आ जाता है या आपके परीक्षाओं में आ जाता है तो वो बच्चे भी उनको कर देंगे। तो आंखों का तारा होना, पहला विकल्प है बहुत सारे तारे दिखना, बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारी आंखें होना, इनमें से कोई नहीं। बहुत प्यारा होना। बहुत प्यारा हाँ, ठीक है। बहुत हाँ, आपने भी हिंदी, अंडरलाइन भी कर दीजिए। आपने अभी परीक्षाएं दी होंगी, तो उसमें आपका ये भी आता है, प्रश्न आते हैं कि मुहावरों का अपने अर्थ में, अपने उसमें वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जैसा आपने लिखा बहुत प्यारा होना, आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, तो आप उसका वाक्य प्रयोग ऐसे कर सकते हैं कि मैं अपनी मम्मी की आंखों का तारा हूँ। कुछ भी वाक्य आप अपने तरफ से बना सकते हैं ना। तो मैं इसका सब अब है चौथा जी, अब चौथा इसमें दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ है। पहला विकल्प है बहुत पछताना, दूसरा है चुप रह जाना, तीसरा है हैरान होना, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास डी, दर्द महसूस करना। तो दांतों पछताना। हैरान हो, अभी देखो किसी ने बोला बहुत पछताना। दांतों तले उंगली, जब आप बहुत आश्चर्यजनक घटना देख देते हैं, जैसे कभी आसमान से आपको जैसे लगता है टूटता हुआ तारा देख देता है कोई, कि कोई कुछ आ रहा है, या अपने सामने ऐसी घटना देख देते हैं जिसको आपको वो नहीं होता है, तो आप क्या बोलते हैं उसको, हैरान होना। इसका है इस हैरान होना।
तो ये इसका कौन सा विकल्प हो जाएगा? हैरान होना। वेरी गुड, सही है। तो अब मैं आपको चारों के अर्थ बता देती हूँ। तो पहला था अंगूठा दिखाना का अर्थ है, इसका क्या बोला था आपने? इनकार करना मैम। हाँ, पहला ऑप्शन इनकार करना। आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपसे पूछा था उल्लू सीधा करना का अर्थ है, बताइए। अपना काम निकालना। वेरी गुड। तो इनमें आपने, मैं यहाँ पर टिक लगा रही हूँ, लेकिन आपको परीक्षा में आपको गोले भरने होते हैं। जो डी नंबर का गोला होगा उसको आपको भरना होगा, ठीक है। इसमें मैंने आपको बी बता दिया है और ये आपका सी हैरान होना हो गया है। अब आते हैं आपके पास पर्यायवाची शब्द। देखो बच्चों, हमारे पास जो है इन परीक्षाओं में परिभाषा नहीं आती है कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आप छोटे बच्चे, तो कोई आपको एक ही बच्चा है, उसका नाम चिंटू भी बोल देता है, कोई छोटू बोल देता है, और जो स्कूल का नाम उसका होता है, सपोज अगर सोहन है तो वो तो है ही उसका, तो लेकिन है तो वो वही बच्चा ना। तो वही एक चीज के अनेक नाम होना, ये उसके पर्यायवाची होता है। तो आपने ये पढ़े भी होंगे। तो मैं आपको जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है उनका अभ्यास कराती हूँ। तो जैसे अगर कोई गद्यांश है, उसमें भानु, भास्कर या कोई सूर्य शब्द आया है, तो आपके पास विकल्प में ये पूछा जा सकता है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द है तो इनमें से कौन है। तो जैसे सूर्य है, इसमें आपको उत्तर देने की जरूरत नहीं, आपको नोट करना है और याद भी करना है। तो सूर्य के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? भानु, मेरे साथ बोलेंगे या अपने मन में बोलेंगे, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर। इसके अलावा भी सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं, रवि है ना, और भी कई होते हैं। लेकिन अगर आपको ये पूछा गया है कि सूर्य के पर्यायवाची शब्द इनमें से हैं, अब भानु दे रखा है, दिनकर दे रखा है, दिवाकर दे रखा है, और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है कि उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी, मतलब सभी जो है सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। इसी तरह से चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द होते हैं चांद, हिमांशु, चंद्र, निशाकर, सोम, मयंक। आप ये समझ लीजिए ये सारे चंद्रमा के ही नाम हैं। अगर कहीं पर चांद लिखा हुआ है तो उसका अर्थ भी चंद्रमा से ही है। ये सारे पर्यायवाची शब्द हमें याद होने चाहिए। आप इनका बार बार अभ्यास करते रहेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे। इसी तरह से अगला महत्वपूर्ण शब्द है नदी। नदी के पर्यायवाची शब्द होते हैं सरिता, नद, नदिया, तटिनी, तटी, तरंगणी। इसके अलावा भी अगर आपको इसके पर्यायवाची शब्द आते हैं तो आप उनको चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि आपको अधिक से अधिक पर्यायवाची शब्दों का ध्यान रहे। अब चौथा बहुत महत्वपूर्ण शब्द है पर्वत। पर्वत हम बोलते हैं, जैसे हम पहाड़ बोलते हैं ना, तो पहाड़ पर्वत एक ही चीज है। पर्वत के पर्यायवाची शब्द होते हैं पहाड़, गिरी, गिरी भी हम पर्वत को बोलते हैं, अचल, जो चल नहीं सकता, इस तरह से भूमिधर, शैल, धरणीधर, भूधर। ये सारे क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये आपके लिए गृह कार्य होगा। 4 शब्द तो मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं, इनके पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं और याद करने हैं, और अन्य 4 आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं। जैसे आप वृक्ष ले सकते हैं, ठीक है, और भी कई शब्द है हमारे पास। पक्षी है, पक्षी का चिड़िया हो गया। इसी तरह से रात है, रात का हमारे पास निशा हो जाता है, रात्रि हो जाता है। या आंख है, आंखों का लोचन हो जाता है, नयन हो जाता है, चक्षु हो जाता है। तो 4 आपको अपनी मर्जी से कोई भी शब्द लिखने हैं। तो सभी बच्चे ये गृह कार्य करेंगे, ठीक है, करेंगे सब? यस मैम। हाँ, 4 आप अपनी तरफ, 4 तो आपने ये कर लिए हैं अभ्यास, और 4 आपको अपने तरफ से शब्द लेने हैं और उनको उनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं और याद करने हैं, ताकि आपका अभ्यास होता रहे। अब हम आते हैं, हमारे पास अगला है विलोम शब्द। तो पहले आप ये समझिए विलोम शब्द किसे कहते हैं। विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा, विपरीत, बिल्कुल उसका उल्टा। जैसे हम बोलते हैं हम ऊपर जा रहे हैं तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? नीचे आ रहे हैं, ठीक है, आना जाना, इस तरह से। तो इस तरह के शब्द भी आपसे पूछे जाते हैं, और इसके अभी आपको 4 विकल्प दिए होते हैं। तो अब देखिए, विलोम शब्द को सही करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप क्या करें, आपको उसका अर्थ भी मालूम होना चाहिए। अगर आपको विलोम शब्द नहीं आ रहा तो आप उसको ध्यान से पढ़े, उसका अर्थ जाने तो आप उसका विलोम भी तुरंत बता सकते हैं। तो हमारे पास पहला वाक्य है धनवान का विलोम है। धनवान मतलब अमीर, जैसे जिसके पास बहुत पैसा होता है, ठीक है।
तो धनवान का विलोम, इसका उल्टा बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास दरिद्र, दूसरा है धनेश्वर, तीसरा है कंचन और चौथा है धनाढ्य। मैम दरिद्र। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। दरिद्र है, दरिद्र का मतलब होता है जो उसके पास, मतलब गरीब, जिसके पास धन की बहुत ज्यादा कमी होती है। दूसरा वाक्य है हमारे पास, हंसना शब्द का विलोम है। हंसना बहुत ही आसान शब्द है ये, इसका विलोम ये तो बहुत ही दैनिक प्रक्रिया, आप रोज जो है हंसते हैं, है ना। मैम रोना। हाँ, तो इसमें तो आपको ऑप्शन पढ़ने की भी, सब पढ़ने की जरूरत नहीं। आपने रोना देखा, आपने रोना में गोला कर दिया, लेकिन फिर भी आपको ध्यान से ऑप्शन सुनने हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन विकल्प जो होते हैं वो आपस में मिलते जुलते होते हैं, तो हो सकता है कि उससे अच्छा विकल्प कोई और हो, उससे उपयुक्त विकल्प कोई और हो। अभी आप आगे के वाक्यों में देखोगे उसे। उग्र शब्द का विलोम है शांत, अग्र, अशांत, क्रोधी। उग्र मतलब अग्र। मैम अग्र। नहीं, अब यहाँ पर देखो आप वो हो गए ना। उग्र मतलब होता है जैसे उत्पाद मचाना, उल्टे सीधे काम करना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका शांत, ठीक है। अग्र का मतलब तो यहाँ पे आगे होता है, ठीक है। उग्र का क्या हो जाएगा? शांत। अभी मैं आपको ये टिक लास्ट में करवा दूंगी, क्योंकि पहले मैं आपसे सारे पूछ लेती हूँ, ठीक है। चलो ये 3 हो गए। तो धनवान का आपने क्या बताया था विलोम, फिर से बोलिए। दरिद्र। दरिद्र। हंसना का रोना। रोना। रोना, ठीक। उग्र का आपका हो गया शांत। अब देखिए, अब ईर्ष्या शब्द का विलोम है। ईर्ष्या मतलब, ईर्ष्या मतलब क्या होता है? जब कोई, तो जैसे माना परीक्षा में कोई, हाँ जलना, परीक्षा में जैसे कोई फर्स्ट आ जाता है तो किसी को हो जाता है कि अरे ये कैसे फर्स्ट आ गया, या कोई भी कारण हो सकता है उसका। तो ईर्ष्या शब्द का विलोम है। तो आपको इनमें से सही शब्द चुनना है। प्रसन्नता, स्नेह, जलन और शीतलता। तो जलन तो नहीं होगा क्योंकि ये तो ईर्ष्या का अर्थ हो गया। बताइए क्या होगा इसका? प्रशंसा। स्नेह होगा। प्रसन्नता तो खुश होना होगा, तो सही विकल्प इसका स्नेह होगा। प्रेम करना, प्रेम होता है ईर्ष्या का, ठीक है। हाँ। अब आज्ञा शब्द का विलोम है। आज्ञा मतलब जैसे हम कहते हैं कि हमें अपने बड़ों की आज्ञा पालन करना चाहिए, अपने शिक्षकों की आज्ञा माननी चाहिए। तो अब देखो, पहला विकल्प है इसमें हुक्म। हुक्म ये जो है उर्दू का शब्द है, आदेश को ही बोलते हैं ये, ठीक है। हमने आदेश दिया कि चलो बैठ जाओ, तो ये क्या है? ये भी एक तरफ से आज्ञा हो गया। उपकार तो बिल्कुल ही अलग है। तो क्या बचा हमारे पास? अवज्ञा। तो आज्ञा का, अवज्ञा। शाबाश, आज्ञा का क्या हो जाएगा? अवज्ञा। अवज्ञा। जो जैसे हम कह रहे हैं कि अभी शांत बैठ जाओ, आप लोग शांत नहीं बैठ रहे हो, तो हम कहेंगे कि आप अवज्ञा कर रहे हो, आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो। उपकार शब्द का विलोम है। उपकार मतलब अपकार। किसी पर, शाबाश, अपकार, क्योंकि ये तीनों इसमें, जी अवज्ञा उपकार का क्या मैम। होगा? अवज्ञा तो इसका हो गया आगे का। उपकार मतलब किसी पर दया करना, किसी की मदद करना, इस तरह से, तो उसका हो जाएगा अपकार। ऊंच। अब 7वां शब्द है हमारे पास, ऊंच शब्द का विलोम है मैम नीचा, समतल, नीच, पाताल। अब देखो इसमें नीचा भी है और नीच भी है। मैम तो क्या होगा इसमें से? नीच होगा। अब सभी बच्चों को सुनने दो। जी बिल्कुल आप ठीक, बच्चों नीच एक बार होगा। आपसे फिर कह रहे हैं कि आप प्रश्न और उनके विकल्प पूरे पढ़ने दो। उसके बाद जब मैम कहेंगी हाँ बच्चों अब बताओ, तब बताना। होता नीचा। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आप कुछ बच्चे इसमें से क्या कर सकते हैं, उन्होंने देखा ऊंच शब्द और उन्होंने पहला विकल्प नीचा पढ़ लिया, तो उसी में उसको गोला करके आ जाएंगे, जबकि वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीसरा विकल्प सबसे उपयुक्त है, नीच। मंद शब्द का विलोम, मंद का विलोम शब्द है। क्या होगा इसमें? मंद मतलब होता है धीरे धीरे, जैसे हम बोलते हैं ना मंद मंद पवन चल रही है कविता में, इस तरह से। तो मंद शब्द का विलोम है आलस। आलस। तो अपना आप आलस कैसे हो जाएगा? आलस तो सुस्त और शीघ्र। हाँ, आलस और सुस्त। जी बेटा, बाकी बच्चे आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो सुस्त और आलस तो एक ही चीज हो गई है ना। सुस्तपन दिखाना या आलस दिखाना। त्वरित मतलब हो जाता है तुरंत करना किसी काम को। तो इसका जो उपयुक्त उत्तर है वो हो जाएगा शीघ्र, तीसरा ऑप्शन। सूक्ष्म का विलोम शब्द है। सूक्ष्म मतलब छोटी सी चीज, छोटा, बहुत ज्यादा, बहुत ही छोटा, जो इतना भी सूक्ष्म हो सकता है कि हमें दिखाई ना दे, इस तरह से। तो क्या होगा इसका?
देखो अदृश्य मतलब तो जो दिखाई नहीं दे रहा है, दृष्टव्य भी नहीं होता, दिखाई दे रहा। निश्चित तो अलग ही चीज हो गई, निश्चित मतलब जो चीज है फिक्स है कि हाँ ये है। इसका हो जाएगा स्थूल। स्थूल मतलब होता है बड़ा, विशाल, ये आपको ध्यान रखना है। सूक्ष्म का क्या हो जाएगा? स्थूल। अगला वाक्य हमारे पास है, अल्पसंख्यक का विलोम है। अल्प मतलब थोड़ा, कम, ठीक है। अल्प का ही अगर हम विलोम बनाते हैं तो बहु हो जाता है वो। तो इस तरह से अल्पसंख्यक का विलोम हो जाएगा हमारा, बताइए। मैंने आपको एक इसमें बता दिया, आपका अल्प का विलोम होता है बहुसंख्यक। शाबाश। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। अब सन्यासी का विलोम शब्द है। सन्यासी, राजा, भोगी, गृहस्थ, इनमें से कोई नहीं। तो राजा कौन होता है? राजा को तो आपको सबको पता है, जो राज करता है राज्य पे। हाँ मैम, सन्यासी, भोगी मतलब भोगने वाला, सब चीज भोगने वाला। गृहस्थ, गृहस्थ मतलब जैसे हम लोग गृहस्थ हैं, घर में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, तो सन्यासी का विलोम होता है गृहस्थ। सन्यासी वो होता है जो अपने घर को त्याग देता है, ठीक है। इसका हो जाएगा गृहस्थ। अब इसमें है मौखिक शब्द का विलोम है। मौखिक सुना है आपने? भाषा के रूप है ये। मौखिक, लिखित, सांकेतिक पढ़ा होगा आपने व्याकरण में। तो बताइए, अभी आपकी जो परीक्षाएं हुई होंगी, वार्षिक परीक्षाएं, तो उसमें 2 प्रकार की परीक्षाएं हुई होंगी आपकी। वेरी गुड। ये तो इंग्लिश में हो गया, अभी तो हिंदी की क्लास चल रही है, हिंदी की कक्षा चल रही है, तो इसमें कैसे बोलेंगे? मौखिक हाँ, लिखित और मौखिक। लिखित और मौखिक। शाबाश जी। तो मौखिक का विलोम क्या हो जाएगा? लिखित। लिखित हो जाएगा। अब देखो इसके 3 ऑप्शन बाकी क्या है। कथित मतलब कहने वाला, पठित मतलब पढ़ने वाला, और ये लास्ट में थोड़ा यहाँ पे दिख ले रहा है। तो ये मौखिक का विलोम आपको पता ही है। अभी आपने कहा कि आपने 2 तरह की परीक्षा दी, लिखित और मौखिक। तो मौखिक का विलोम क्या हो जाएगा? लिखित हो जाएगा। तो सबसे सही ऑप्शन क्या है इसका? ए। आपको इसमें ए में गोला करना है। तो बच्चों, आज आपने 3 कौन कौन सी चीजें पढ़ी? मुहावरे, विलोम शब्द, पर्यायवाची पर्यायवाची शब्द, मैं मुहावरे और ये विलोम शब्द। तो आपको ये सब समझ में आ गए? यस मैम। यस मैम। तो ये बताइए, आप पर्यायवाची शब्द किसे कहेंगे? कोई मैम, एक बच्चा शब्द को मैम, अच्छा, जिसका उल्टा अर्थ होता है वो। उल्टा अर्थ विलोम होगा। देखो मैं आपको एक बार मैम, फिर से जिस शब्द पूरी के अलग अलग नाम होते हैं। पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये सब बच्चों की समझ में आए? यस मैम। हाँ, तो आपको ये बच्चे, ये सब आपको इनकी तैयारी भी करनी है, ठीक है। इनको पढ़ना है, लिखना है, और इनको बार बार अभ्यास करना है, ताकि आपको ये याद हो जाए। ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ही नहीं, आपकी आगे की जो कक्षाएं होगी उनके लिए, आपके हिंदी जो विषय है उसके लिए भी काम आएंगे, ठीक है। तो समय भी आपका हो गया है कक्षा का समाप्ति का। तो इसी के साथ आपकी कक्षाएं समाप्त होती हैं, और मैं सभी बच्चों का और सहयोग देने के लिए उनके अभिभावकों का और यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकों का आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। माइक ओवर टू यू सर जी। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो प्यारे बच्चों और हमारे रेस्पेक्टेड टीचर्स और अभिभावकगण, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। यह थी प्रस्तुति हमारी शैक्षिक नवाचारी संवाद टीम की, जो शिक्षा, शिक्षार्थियों और शिक्षकों को समर्पित टीम है। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।